Hello friends, I hope you and your families are doing good. This is a quick revision video of RTP November 2020 attempt for old course. Happy studies! तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हम डायरेक्टर्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनिवर्सल Limited, which is an MNC comprised of directors who were Indians as well as foreign nationals. Mr. X, who is a director on the board, is very often on business tour. He approached you for being a legal expert of the company for the appointment of alternate directors. Examine the following situation and advise suitably. पार्ट ए है क्वेश्चन का, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। तो यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में अपने को क्वेश्चन पूछा है। उसमें सबसे पहला पार्ट है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक पर्सन जो है, एक बंदा है, वो अल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन हेल्ड कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर एन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर हुज टर्म इज इनडेफिनाइट, देन व्हाट विल बी द टेन्योर ऑफ सच अल्टरनेट डायरेक्टर। और तीसरा पार्ट है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या अल्टरनेट डायरेक्टर्स। तो चलिए अब आंसर की ओर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है सेक्शन 161(2). अल्टरनेट डायरेक्टर का जो सेक्शन है वो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकती है अगर वो ऑथोराइज्ड हो आर्टिकल्स के थ्रू, या फिर कंपनी ने जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अपॉइंट कर सकते हैं एक पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। ठीक है, ना वो उसी कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए और ना ही वो किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप की पोजीशन होल्ड करना चाहिए। टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। तो जो 3 महीने से ज्यादा बाहर जा रहा है उसी के लिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड की जा सकती है। उसी के साथ हमें लिखना है कि सेक्शन 165 कहता है कि नो पर्सन shall hold office as director including alternate directorship in more than 20 companies at the same time। यानी कि एक बंदा डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ये सारी चीजें मिला के जो उसकी जो लिमिट है वो है 20 कंपनीज। इससे 20 की ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड शैल नॉट एक्सीड 10। और उसमें भी जो 20 का जो बाइफर्केशन है हम देखते हैं कि वो 20 में से मैक्सिमम 10 जो है पब्लिक कंपनी हो सकती है। उसके अंदर डायरेक्टरशिप में डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड की जाती है। Hence, in the instant case, a person can be appointed as an alternate director for only one director in the same company, but maximum of 20 different companies। ठीक है, एक डायरेक्टर के लिए एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर की, और किसी के लिए नहीं कर सकता सेम कंपनी में, और अलग अलग कंपनी में हम मैक्सिमम 20, और उसमें भी जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें 10 है। हमारे सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अगर वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए अगर कोई डायरेक्टर है तो अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा। तो उसके लिए हमें आंसर लिखना है कि सेकंड प्रोविजन 161(2) का अल्टरनेट डायरेक्टर कहता है कि शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट इज परमिसिबल टू अ डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड। तो जिसकी जगह पे वो अपॉइंट किया गया है उससे ज्यादा जितना उसका टेन्योर होगा उससे ज्यादा वो पीरियड के लिए रुक ही नहीं सकता। एंड शैल वेकेट द ऑफिस इफ एंड व्हेन द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड रिटर्न्स टू इंडिया। क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये 3 months के लिए से ज्यादा इंडिया के लिए अब्रॉड के लिए टूर होता है तभी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। तो हमें कहना है कि वो, और तभी उसको वेकेट भी करना होगा अगर जिसके लिए वो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था अगर वो रिटर्न हो जाए इंडिया में। थर्ड प्रोविजो कहता है दैट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया। ठीक है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म है वो उसके पहले ही डिटरमाइंड हो जाता है। एनी प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट शैल अप्लाई टू द ओरिजिनल एंड नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो रीअपॉइंटमेंट वाले जो भी प्रोविजंस है ना वो ओरिजिनल डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि वो रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है वो वाला क्वेश्चन रहता है, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर। उसके लिए तो जो टेन्योर जो है वो अगर वो इंडिया आ गया रिटर्न या उसकी जो टेन्योर थी ओरिजिनल डायरेक्टर की तब वो खत्म हो जाती है, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। Hence, in the instant case, alternate director shall hold office till the time original director returns to India। यानी कि उसका इंडेफिनिट पीरियड है या क्या है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही वो रिटर्न होगा वैसे ही इसको अपनी जो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप की पोजीशन है मिस्टर एक्स को छोड़नी, मिस्टर एक्स जिसको अपॉइंट करेगा छोड़नी पड़ेगी। पार्ट सी पे आते हैं। उसमें लिखा था कि क्या दूसरे लोग अपॉइंट कर सकते हैं, तो नहीं, हमने पहले बात कर ली है। सेक्शन 161(2) अगेन क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ सो ऑथोराइज, ये जो पहला पैराग्राफ था वही पूरा का पूरा लिखना है हमने, पूरा यहाँ से लेके एंड तक सिर्फ वही है। उसके बाद में कंक्लूजन किया है कि दैट एन अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर एनी डायरेक्टर बाय बीओडी। ठीक है, कौन अपॉइंट कर सकता है? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट कर सकता है, एंड नॉट बाय एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। वो देमसेल्व्स खुद के लिए वो अपॉइंट नहीं कर सकते, उनको भी अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या एमडी इनकी प्लेस में भी अगर आपको अल्टरनेट डायरेक्टर की जरूरत है तो ये वो खुद से नहीं कर सकते, उनको बोर्ड के थ्रू ही जाना होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें लिखा है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी है is being managed by a managing director proposes to pay the following managerial remuneration।
commission at the rate of 5% of the net profit to its managing director Mr. कमल। तो पहले हम एक पार्ट ये देख लेते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उसके एमडी ने प्रपोज किया है कि वो मिस्टर कमल उनको क्या है कमीशन देंगे एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। तो कमीशन के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ 197(1) प्रोवाइड करता है दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ये याद रखिए यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। द रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट exceed 5% of the net profit of the company, and if there is more than one such director, then remuneration shall not exceed 10% of the net profit to all such directors and the managing director taken together। तो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार प्रोविजन देख लीजिए आप। 197(1) में लिखा है कि अगर पहले तो आपको कंपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेना होगा मेंबर्स से, और फिर जो है रेम्यूनरेशन दी जा सकती है अगर उस कंपनी में सिर्फ एक एमडी है या फिर एक WTD है और या फिर एक मैनेजर है। अगर इन तीनों में से सिर्फ एक है तो जो रेम्यूनरेशन होगा वो 5% से ज्यादा ऑफ द नेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर MD, WTD और ये मैनेजर इन दोनों में से एक या एक से ज्यादा अगर है आपने अपॉइंट कर रखे तो आपका जो होगा रेम्यूनरेशन का 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन द प्रेजेंट केस International Technology Limited is being managed by managing director. The commission at the rate of 5% of the net profit to Mr. Kamal, managing director, is allowed and no approval of the company in general meeting is required। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा था कि provide except with the approval, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। यानी कि अगर इससे ज्यादा करना है तो आपको करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, अगर विद इन द लिमिट्स है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द डायरेक्टर्स other than the MD are proposed to be paid monthly remuneration of 50,000 and also commission at the rate of 1% of the net profits of the company, subject to the condition that the overall remuneration payable to the ordinary directors, including monthly remuneration payable to each of them, shall not exceed 2% of the net profit. The commission is to be distributed equally among all directors। तो इस पार्ट का भी देख लेते हैं हम आंसर। द डायरेक्टर्स अदर देन, ये पूरा हमने पहले केस लिख दिया है तो उसके लिए हम आंसर पे आते हैं कि ओवरऑल रेम्यूनरेशन पेएबल टू द ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सीड 2%। तो इसके लिए आंसर है कि पार्ट 2 ऑफ द सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 197(1) प्रोवाइड करता है दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द डायरेक्टर हु आर नाइदर द मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट होल टाइम डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स इफ देयर इज अ मैनेजिंग और WTD और मैनेजर, और 3% इन एनी अदर केस। यानी कि पहले वाली जो आंसर था उसमें तो हमने MD, WTD और मैनेजर की रेम्यूनरेशन की बात की थी। अब इस प्रोविजन में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इनके अलावा जो बाकी नॉर्मल ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स होते हैं उनकी। तो इन केस उस कंपनी में अगर MD, WTD या मैनेजर ये सब अगर हैं तो फिर जो नॉर्मल डायरेक्टर्स होंगे उनकी 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट इतना आप दे सकते हैं रेम्यूनरेशन, और अगर वो सब प्रेजेंट नहीं है सिर्फ नॉर्मल डायरेक्टर्स ही हैं तो 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स उनको दिया जा सकता है। और इन केस अगर आपको इनसे ज्यादा देना है तो आपको अप्रूवल लेना होगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। In the present case, the maximum remuneration allowed to directors other than the managing or WTD is 1% of the net profits because the company is being managed by the managing director। क्योंकि इस कंपनी में हमने देख लिया कि ऑलरेडी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ये 1% वाली जो बात है वो यहाँ पे लागू होगी। Hence, if the company wants to fix directors remuneration at not more than 2%, क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट मोर देन 2% अगर वो करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, एक अप्रूवल लेना होगा इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 1% के अंदर करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने 2% की बात कही है तो उन्हें अप्रूवल लेना होगा। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड फ्रॉम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ट्राइब्यूनल NCLT passed an order on 20th December 2019 without the consent of the parties. Mr. Rama, whose family's condition was not so good, so didn't take much interest in order of the tribunal, but after a few days, due to aggrieved by an order, he filed an appeal before the appellate tribunal on 15th March, showing sufficient cause of delay for not filing appeal within 45 days। ठीक है, 20 दिसंबर का था, उसने 45 डेज एक्सीड होने के बावजूद 15 मार्च को किया है कि उसके पास सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले था। इवन आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसका भी ऑर्डर आ गया था 30 अप्रैल को, मिस्टर रामा वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड डिजायर्स टू मेक एन एप्लीकेशन टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी जो नेकलेट का डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया, लेकिन फिर भी वो अग्रीड है मिस्टर रामा, और अब वो फिर से एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कंसीडरिंग द गिवन सिचुएशन, एग्जामिन वेदर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज एडमिसिबल। तो यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन नंबर 423 की
Any person aggrieved by an order of appellate tribunal may prefer an appeal to Supreme Court. अगर आप अग्रीव हैं appellate tribunal के ऑर्डर से तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो अपील फाइल होगी वो कितने दिन में होनी चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days from the date on which a copy of order of appellate tribunal is made available to the person aggrieved and shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed. और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटरटेन कर सकती है एन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज हुआ तो, लेकिन वो कितने दिन के लिए एक्सटेंड कर सकती है? फर्दर पीरियड जो होगा वो एक्सटेंशन का वो 60 days होगा, यानी कि 60 + 60 days, इससे ज्यादा का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, वो भी अगर सफिशिएंट कॉज हुआ तो। और इन द अबव केस हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जो रामा है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट लेके गया है 30 अक्टूबर को, बट एज सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन अपील ओनली अप टू 60 + 60 days एक्सटेंशन इज सफिशिएंट कॉज। तो यहाँ पे इसने जो अपील फाइल की थी वो कब की थी? 30 को आ गया था, तो 30 से आप 60 days काउंट करिए। तो सबसे पहले मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, तो अगस्त तक उसके पास आ जाना चाहिए था 30 days का, लेकिन ये अक्टूबर में जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम 120 days का हो रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है ये, तो बियॉन्ड 120 days है, यानी कि ये अपील हम जो मिस्टर राम है वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड was granted recognition by SEBI. The stockbrokers of stock exchange did not pay much heed to the concept of governance and focused on increasing their wealth and snubbed the protection of investors. Their activities were against the interest of trade and general public. Examine whether SEBI has the power to withdraw the recognition granted SECRA में के provisions के अंदर. Whether a person can be a member of unrecognized stock exchange for the purpose of performing any contracts. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम पहले देखना चाहते हैं कि क्या सेबी के पास पावर है, अगर वो रिकॉग्निशन दे सकती है तो वो रिकॉग्निशन वापस भी ले सकती है। तो सेक्शन अगर आपको याद रहे तो देखिए, सेक्शन नंबर 5 सेक्शन 1 है सेक्रा का ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 states that if central government या फिर सेबी is of the opinion that the recognition granted to a stock exchange under the provisions of this act should in the interest of trade और पब्लिक इंटरेस्ट अगर वो विड्रॉ होना चाहिए तो क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और से भी सर्व कर सकता है एक नोटिस टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, एक रिटर्न नोटिस देंगे और उनको बोलेंगे कि आपका जो रिकॉग्निशन है वो विड्रॉवल होगा और किस रीजन के ऊपर होगा, तो वो रीजन उसको स्टेट करने पड़ेंगे नोटिस के अंदर, और उनको एक ROBH जो ठीक है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गवर्निंग बॉडी को देनी पड़ेगी इस मैटर में, और उसके बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी है वो विड्रॉ कर सकती है रिकॉग्निशन ग्रांटेड। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव द रिकॉग्निशन ग्रांटेड अर्लियर अगर जो एक्टिविटीज हैं वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड जनरल पब्लिक है, तो ये उसकी पावर में आता है। और अब दूसरा कि क्या मेंबर किसी अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकता है कोई पर्सन, तो इसका आंसर है कि सेक्शन 19 कहता है कि नो पर्सन शेल ऑर्गेनाइज और असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग और बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज अदर देन अ RSE रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग इन एंटरिंग इनटू और परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी। यानी कि अगर आपको किसी भी पर्सन को अगर एक मेंबर बनना है स्टॉक एक्सचेंज का अदर देन RSE का अगर आपको बनना है, फिर आपको चाहे असिस्ट करना हो, एंटर करना हो या परफॉर्म करना हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी से। फिर वही लाइन रिपीट हुई है कि आप बन सकते हैं लेकिन आपको सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग अ नीड टू रीओपन द अकाउंट्स ऑफ चेतन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18/8/9, ठीक है 19/9 में आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, आप असेसमेंट प्रोसीडिंग करें और आपको 8/9 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रीओपन करना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया बिफोर द NCLT टू इशू ऑर्डर ऑफ रीओपनिंग। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो बताइए क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी ऐसा कर सकती है? तो इसके लिए आंसर रहेगा एज पर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी शैल नॉट रीओपन its book of account and not recast its financial statements unless an application in this regard is made by the central government या फिर income tax authority, securities exchange board of India or any other statutory body or authority or any person concerned and an order is made by the court of competent jurisdiction or the tribunal to that effect। यानी कि क्या कहा है कि कोई भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन नहीं कर सकती और ना ही वो रिकास्ट कर सकती अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक कि उसके पास एक एप्लीकेशन नहीं गया हो। किसने एप्लीकेशन किया हो? या तो सीजी ने या इनकम टैक्स अथॉरिटी ने या सेबी ने या कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी ने और या फिर कोई ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास नहीं किया हो। दैट द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर या फिर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहला तो क्या है कि फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हो या फिर वो मिसमैनेज गए हो और उसकी वजह से हमें रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही डाउट आ रहा है।
अगर ऐसी बात हो तो हम कर सकते हैं, वो भी इन्हीं मैटर में होना चाहिए, यही दो मैटर में. However, no order shall be made in respect of reopening of books of account relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year. यानी कि जिस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है उसके पहले, उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक आप जा सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे हमारा केस था, तो यहाँ पे जो केस था वो 2019-20 से था, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, 11-12 तक जो है आप पीछे जा सकते हैं, इसके पहले नहीं जा सकते. अब यहाँ पे हमारे कितना बोल रहे हैं 8-9, तो ये इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो नहीं किया जा सकता. दो द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी एनसीएलटी इज वैलिड, यानी कि वो एप्लीकेशन तो कर सकता है, लेकिन इट्स रिकमेंडेशन जो है वो किसके लिए, फॉर अ पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स है. ठीक है, इसके लिए ये इनवैलिड है, यानी कि उसके पास अथॉरिटी तो है लेकिन ये जो बात है वो 8 साल के ज्यादा हो गई, इसके लिए अब वो वैलिड नहीं होगा. तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. मिस्टर कुणाल यूज्ड हिज कार फॉर स्मगलिंग कैश एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि फॉर्मूला का क्वेश्चन है. ऑन ट्रायल before the Supreme Court, it was found that an offence of money laundering was committed by Mr. Kunal. Also found that the car was under hypothecation to a bank for a car loan. Referring to the provisions of Formula 2002, examine whether the car can be confiscated in the light of the given situation. तो बताइए जो प्रोडक्ट या जो भी प्रॉपर्टी हम किसी ने फॉर्मूला के लिए यूज की गई हो तो उसके ऊपर हम कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं क्या. Where an order of confiscation has been made under section 8(5) और section 8(7), ये सब सेक्शन लिखे हुए हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो देख लीजिए. एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑल राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी, any property of a person, all rights and title in such property shall vest absolutely in the central government free from all the encumbrances. यानी कि उसके अंदर जो भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, लेकिन जो कि फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होगी, यानी कि जिसके ऊपर भी कोई भी तरह का सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन नहीं होगा. However, whether special court or adjudicating authority, as the case may be, after giving ROBH to any other person interested in the property attached under this chapter or seized or frozen, is of the opinion that any encumbrance of the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provisions of this chapter, it may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void, and thereupon the aforesaid property shall vest in CG free from such encumbrance और लीजहोल्ड इंट्रेंस. यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है कॉन्फिस्केट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एनकम्बरेंसेस होनी नहीं चाहिए, वो फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई भी तरह का लोन नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है तो उसको पता चलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती लोन इस वजह से लिया जा रहा है ताकि हम वो प्रॉपर्टी जो है वो सीजी जो है कॉन्फिस्केट न कर पाए. इस रीजन से के लिए अगर हो रहा है तो क्या करेगा ये लोग, जो स्पेशल कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो एक ऑर्डर पास करेंगे और वो डिक्लेयर कर देंगे कि जो भी उसके ऊपर लोन था और वो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट था वो अब वॉइड है, यानी कि अब उसको नहीं मानना है और ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट सीज कर सकता है जैसे कि वो फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस हो. इन द इंस्टेंट केस मिस्टर कुणाल यूज्ड हिज कार फॉर स्मगलिंग कैश, और पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है. द स्पेशल कोर्ट फाउंड on conclusion of trial that offense of money laundering was committed. ठीक है, ये भी पता चल गया था. और कार जो थी वो hypothecation with the bank थी ही, यानी कि लोन चल ही रहा था उसके ऊपर. as the encumbrance of the car has been created to defeat the provisions, ठीक है, सिर्फ ये provisions को हराने के लिए, इसका लूपहोल का फायदा उठाने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि सच encumbrance to be void and therefore the car can be confiscated and shall vest in central government. अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं. Quality Rubber Limited, a supplier of raw material, filed a petition before NCLT for the recovery of 10 lakhs against Smart Latex Limited. Smart Latex Limited, the corporate debtor, has other financial creditors to the extent of 1.5 crore and they also joined together and filed petition to NCLT. ठीक है, the corporate debtor has a total of 40 financial creditors and 2 operational creditors. Further, all the financial creditors are having equal voting rights and shares. तो देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, एक क्वालिटी रबर वाला जो सप्लायर है उसने एनसीएलटी के ऊपर एक रिकवरी 10 लाख रुपीस के लिए अगेंस्ट स्मार्ट लेटेक्स लिमिटेड फाइल कर दिया. और स्मार्ट लेटेक्स लिमिटेड जो कि खुद एक कॉर्पोरेट डेटर है उसने क्या किया, और उसके पास हैज अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उसके ऊपर ये तो एक उसका सप्लायर था और उसके अलावा एक अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिन्होंने उसके ऊपर 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी रख रखी है. एंड दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर, और उन्होंने भी एक फाइल कर दिया. तो ठीक है, एक तो यहाँ पे सप्लायर है और एक यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर है और एक यहाँ पे ऑपरेटिंग क्रेडिटर है. तो फर्दर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है उनका सबका इक्वल वोटिंग राइट्स है.
Notice was issued on 1st August 2019 for the conduct of first meeting to be held on 5th August 2019 at a common venue. The meeting was attended by all 40 financial creditors and 2 operational creditors. A resolution passed to appoint Mr. Naveen as a resolution professional. 25 of the financial creditors voted in favor of the resolution and 10 voted against. And 5 financial creditors and 2 operational creditors abstained from voting. ठीक है, तो जो 40 है ना, 40 में से 25 ने तो फेवर में वोट किया, 10 ने अगेंस्ट में वोट किया और 5 जो बैलेंस बचे उन्होंने वोट ही नहीं किया और 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने भी वोट नहीं किया. अब हमको क्या करना है, डिसाइड करना है इन द टर्म्स ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन वेदर द रेजोल्यूशन पास टू अपॉइंट मिस्टर नवीन इज वैलिड. और इन द लाइट ऑफ आईबीसी आपको बताना है एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कोरम कितना होना चाहिए फॉर द कंडक्ट ऑफ मीटिंग. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 22 ऑफ आईबीसी द फर्स्ट मीटिंग of the committee of creditors यानी कि COC shall be held within 7 days of the constitution of COC. The committee of creditors in the first meeting by a majority vote of not less than 60% of the voting share of the financial creditor. ठीक है, उनकी majority होनी चाहिए of not less than 60%. Either resolve to appoint the interim resolution professional as a resolution professional or to replace the interim resolution professional by another resolution professional. यानी कि जो पहली मीटिंग होगी वो COC फॉर्म होने के within 7 days कंडक्ट होनी चाहिए और जो मीटिंग होगी उसके अंदर नॉट मेजॉरिटी लोगों ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने वोट करना चाहिए और नॉट लेस देन वो 60% ऑफ द वोटिंग शेयर का होना चाहिए. और उसमें क्या कर सकते हैं, या तो वो जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसी को अपॉइंट कर सकते हैं एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं. द मीटिंग ऑफ COC शैल फॉर्म अ कोरम इफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, और जो कोरम क्या है उनका 30% होने चाहिए, यानी कि अगर 10 है तो उसमें से 3 प्रेजेंट होने चाहिए इन पर्सन या फिर बाय वीडियो ऑडियो मींस. द एडजर्न मीटिंग अगर होती है तो उसके अंदर कोरम कितने होने चाहिए, शैल कोरेट विद द मेंबर्स ऑफ द कमिटी अटेंडिंग द मीटिंग. ठीक है, अगर एडजर्न होती तो भी उसमें कोरम तो फुलफिल होने चाहिए. एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ द रिक्वेस्टेड कोरम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड ऑल 40 डायरेक्टर्स अटेंडेड इन द मीटिंग एंड 5 एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. तो ठीक है, 40 आ गए थे क्योंकि 40 थे और 40 के 40 आ गए थे, यानी कि कोरम तो अपना डेफिनेटली प्रेजेंट ही था और सिर्फ 5 लोगों ने एब्सटेन किया तो वो हमारा फुलफिल हो ही रहा है. द एक्ट रिक्वायर्स दैट नॉट लेस देन 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शैल रिजॉल्व टू अपॉइंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करने के लिए 66%, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत शायद बोल दिया था, यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 66% ही है. तो 66% जो है वोटिंग आनी चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से. हाउएवर इन द गिवन केस कितने ने आया है, जबकि 74 यानी कि 25 आउट ऑफ 35, क्योंकि देखिए 40 था, 40 में से 5 ने तो वोट ही नहीं किया तो उनको काउंट ही नहीं करना है. जो प्रेजेंट है एंड वोटेड उनको काउंट करना है, तो वो 35 थे और 35 में से 25 लोगों ने वोट किया है तो वो बनता है 71%, यानी कि जो एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा रेजोल्यूशन है वो वैलिड है. और रिक्वायरमेंट हमने कोरम की भी बता दी है जो कि है 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ FEMA स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. एम रिक्वायर $5,000 फॉर रेमिटेंस टुवर्ड्स हायर चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोंडर. ठीक है, एम को $5,000 की जरूरत है ट्रांसपोंडर के चार्जेस पे करने के लिए. अंडर सेक्शन 5 ऑफ FEMA and rules relating thereto, some current account transactions require prior approval of central government, some other require prior approval of RBI, and some transactions are free and some other are prohibited transactions. तो FEMA कहता है कि जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो भी 4 तरह के होते हैं. एक जिनके अंदर आपको प्रायर अप्रूवल लगती है CG की, दूसरी जिसमें आपको प्रायर अप्रूवल लगती है RBI की, तीसरी जिसमें आपको कोई भी तरह की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है और वो फ्री ट्रांजैक्शन है, और चौथी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप कर ही नहीं सकते जो कि है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन. तो इस हिसाब से जो पहला हमारा जो एम को जो ट्रांसपोंडर के लिए पेमेंट करना है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और उसके लिए अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चाहिए होगा फॉर रेमिटेंस ऑफ हायर चार्जेस फॉर ट्रांसपोंडर. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको CG का अप्रूवल इसमें लगने वाला है. दूसरे पे आते हैं. P requires $2,000 फॉर द पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन. तो बताइए कॉल बैक सर्विसेज के लिए क्या करना है. तो विड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन इज प्रोहिबिटेड. ठीक है, कॉल बैक सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, आप कर ही नहीं सकते, कोई उसमें आपको परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो कभी भी. Hence, P will not succeed in acquiring $2,000 for the said purpose. यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, प्रोविजन से आप अपने एंड पे जो कर रहे हैं रिवीजन हो जाएगा. सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाएंगे. Mr. Ramesh Kulkarni conducts private tuition classes from his residence. It was alleged by the ED Enforcement Directorate that Mr. Kulkarni has underreported his income and collected income tax and used to proceeds
and use the proceeds to purchase a house property in Marol, Mumbai. The ED officers, through written orders, provisionally attach the property on suspicion of it being derived from the proceeds of crime. Comment on the validity of the provisional attachment on the order issued by the ED officers. ठीक है, तो एक रमेश कुलकर्णी वो प्राइवेट ट्यूशन लेते थे अपने रेजिडेंस से, और उस पैसे को उन्होंने कम डिस्क्लोज किया है और उससे आप उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, उस प्रॉपर्टी को अब ईडी ने अटैच कर दिया है। तो बताइए क्या क्या प्रोविजन अटैच हो रहे हैं। सेक्शन इसमें आ रहा है 5(5) ऑफ फॉर्मूला, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जो कि प्रोविजनली अटैच करता है एनी प्रॉपर्टी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल करनी है एक कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट बिफोर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी ऑफिसर है या कोई डायरेक्टर है जिसने कोई भी प्रॉपर्टी अगर अटैच की है प्रोविजनली, तो उसको विद इन 30 days ऑफ सच अटैचमेंट एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी, उसके सारे फैक्ट्स बताने होंगे अटैचमेंट के टू द AA एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Where provisional order of attachment is made under section 5(1) has been confirmed, और अगर वो confirm भी हो जाता है तो director and any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property attached, और उसको फ्रोज कर सकते हैं इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो वो लोग अगर ये कंफर्म हो जाता है उसका प्रोविजनल ऑर्डर का अटैचमेंट, तो फिर उसका पोजेशन लिया जा सकता है। पहले तो हम प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। Accordingly, the director is to file a petition with the adjudicating authority within 30 days of attachment. After order of attachment is confirmed, director can take possession of the attached property. So this was it. This was the RTP for November 2020 attempt, old course.